हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माय नेम इज अंकित सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम मेटर। तो जैसा कि आपको पता है कि कल एग्जाम है हमारा एमएसआई 102 का 101 का भी वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन काफी लेट हो चुका था, इसलिए मैं आज पहले वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ। काफी लोग जो है उसको नहीं देख पाए थे पिछला वाला। तो 102 में आपको है मॉडर्न मॉडर्न वर्ल्ड है। इसको हम समझ विकसित करेंगे कि इसमें क्या चीज आपको पढ़ना है, क्या चीज इसके बारे में जो है आपको जानना है। ठीक है, मैं रेड कर देता हूँ। आइए, तो इसमें इसमें मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में हम जानेंगे, यानी कि आधुनिक जो विश्व है उसके इतिहास को हम इसमें पढ़ते हैं। इसको हम ज्यादा से ज्यादा नहीं, आधा घंटा में आपको मैं कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जो है वो मैं करवा दूंगा आपको प्रीवियस ईयर, जो बार बार रिपीट मोड में जो है वो आते हैं। और इससे जो है आप जब भी एग्जाम देने जाइएगा तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट जो होगा प्रश्न के माध्यम से आपका हो जाएगा। और मैं एक एक करके लाइन मैं नहीं पढ़ाऊंगा कि क्योंकि ज्यादा लेट हो जाएगा। आपका इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट समय देकर जो पूरा पीडीएफ जो होगा पढ़ रीडिंग कर लीजिएगा, गो थ्रू होकर चले जाइए एग्जाम देने, आपका एग्जाम जो होगा हो जाएगा क्लियर। आइए हम देखते हैं इसको। यूरोप में पुनः जागरण यानी कि रेनेसां जिसको कहते हैं, उसके जन्म की परिस्थितियां जो है वह क्या है, इसको हम समझते हैं पहले। तो इसको समझने से पहले इसको जानना होगा आपको कि पुनः जागरण जो है 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में ज्ञान, कला और साहित्य और विज्ञान का मानववादी विचारों का पुनर्जागरण, पुनः जन्म जो है वह था। ठीक है, यानी कि मानव कल्चर का जो एक तरह से देखा जाए, ये इंटेलेक्चुअल लोग जो है वह आपको आए। ठीक है, तो ये कहा जाता है बुद्धिजीवी लोगों का एक तरह से ये आंदोलन, एक तरह से आप कहिए, यानी कि बुद्धिजीवियों ने एक तरह से सबको जो है मिडिल क्लास उभर के आया। आपको इसमें धर्म के प्रति भी लोगों की सोच जो है वह बदली, धार्मिक स्थान के प्रति उनका जो पुराना रूढ़िवादी व्यवस्था था उसके खिलाफ जो है लोग गए। और काफी जो है चेंजिंग आपको देखने को मिला इसमें। रेनेसां जब आएगा तो इसका मतलब है जब भी आएगा तो इसमें आप साइंस से रिलेटेड लिखिए, यानी कि लोग जो है विज्ञान की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। और विज्ञान की भाषा में जो है वो कहता है, तो हर चीज को तर्क की कसौटी पे जो है वह कसते हैं। हर चीजों पे, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो मानव धर्म हो या राज सत्ता भी हो, उसको भी जो लोग है अब चुनौती देने जो होगा शुरुआत जो है वह कर देते हैं। लोगों में प्रबोधन जो है वह कहिए, अब लोगों में इनलाइटमेंट जो है वह आने लगा था। और रीजन क्या था, क्योंकि मिडिल क्लास उभर रहा था। आपको जो किसान थे उनके बीच में अब जो है किताबें, जो बाइबल का प्रिंटिंग आ गया। ठीक है, प्रिंटिंग बात को समझिए, प्रिंटिंग प्रेस भी हो गया था। प्रिंटिंग प्रेस से फायदा क्या होगा, प्रिंटिंग प्रेस होगा तो भाई एक किताब जो है कोई एक कुछ लोग पढ़ पाते थे, लेकिन आज हमारे पास हर लोग के पास जब किताब पहुंच जाएगा, जब नोट्स पहुंच जाएगा, तो क्या होगा फिर इसके बाद सब लोग जो है वो पढ़ाई जो है वो करने लगेंगे। और लोगों के बीच में जो है जब वो पढ़ेंगे तो धर्म के प्रति, चाहे समाज के जो गलत रूढ़िवादी व्यवस्था है उसके प्रति सवाल जो है जवाब जो है वह मांगने लगेंगे। और यही जो है इसको समझना होगा। इसी को आपको पूरा लिखना है। आइए हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ इसमें। ठीक है, चलिए, तो राजनीतिक परिवर्तन देखा जाए कि क्या है राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक परिवर्तन में 11वीं से 13वीं शताब्दी में व्यापार और नगरों का विकास जो वो होता है। और इटली के शहर वेनिस और फ्लोरेंस, जेनेवा और व्यापारिक केंद्र जो है वह बनते हैं। ठीक है, व्यापार में ये व्यापारिक जो है वर्ग उभर के आता है, जिस व्यापारिक वर्ग उभरता है, यानी मिडिल क्लास आपको। और जिसने जो है कला, साहित्य और विज्ञान को जो है संरक्षण जो है वह देते हैं। ठीक है, ज्यादा महत्व जो है वह अब देने लगते हैं। चलिए, इसके बाद क्या है, धन का प्रभाव होता है, प्रवाह होता है। आपको विलासिता, सौंदर्य, बोध और बौद्धिक गतिविधियों का विकास होता है। यानी कि बौद्धिक गतिविधि क्या है, आपको इंटेलेक्चुअल यानी कि एजुकेशन का विकास जो है वह होता है। आगे है राजनीतिक परिवर्तन क्या होता है, तो यूरोप में राष्ट्र राज्यों का निर्माण जो है वह शुरू हो जाता है। लोग में नेशनलिज्म जो है अब आता है। ठीक है, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उदय होने लगता है। चर्च की शक्ति कमजोर होती है, चर्च की शक्ति कमजोर होती है और राजा का शक्ति जो है वो काफी जो है वो मजबूत जो है वो होने लगता है, शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। चलिए, आगे है यानी कि राजनीतिक स्थिरता में कला और बौद्धिक गतिविधियों का समर्थन जो है वह करते हैं। ठीक है, राजनीतिक स्थिरता ने क्या करता है, राजनीतिक जब स्थिरता हो जाएगी तो क्या होगा आपको कि कला का विकास करने का मौका और राज्य में वैज्ञानिक सोच का मौका जो है वह बढ़ेगा। आगे है कि शहरीकरण और सामाजिकरण परिवर्तन, यानी कि जब शहरीकरण होगा तो जाहिर सी बात है आपको
यह सिद्ध होगा। तो मध्य युगीन में समांतवाद जो है वह टूटने लगा था, समांतवाद का जो प्रारूप है वह टूटने लगा था मध्य युग में। इसके बाद अब नगरों में शिक्षित मध्य वर्ग यानी कि मिडिल क्लास का विकसित होता है, और यह वर्ग जो है तर्क, स्वतंत्रता, स्वतंत्र सोच और मानवीय मूल्यों को जो है महत्व जो है वह देता है। आइए आगे हम देखते हैं प्राचीन ज्ञान की पुनः खोज, यानी कि प्राचीन ज्ञान के पुनः खोज करते हैं लोग। इसमें क्या है कि 1453 में आपको कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के बाद जो है यूनानी विद्वान जो है वो क्या भाग जाते हैं, इटली भाग जाते हैं। और इटली का ही था आपको दांते, ठीक है, दांते था इटली का ही, दांते नाम है ना, दांते, जिसने डिवाइन कॉमेडी दी थी, ठीक है, जिसमें आपको पहली बार जो है धर्म पे जो है वह सवाल उठाया गया, ठीक है, धर्म पे पहली बार इसमें सवाल जो है वो उठाया जाता है। आपको डिवाइन कॉमेडी लिखते हैं, चलिए इसको भी आपको जोड़ लेना है। इसमें लिखा है कि वे ग्रीक और रोमन साहित्य को पांडुलिपियों को लेकर जो है वह आए, और जब जाहिर सी बात है क्या मैं कहना चाह रहा हूँ समझ गया, ह्यूमनिज्म का विकास हुआ और ह्यूमनिज्म का विकास हुआ, यानी कि मानव का वैल्यू ऑफ लिविंग जो है, मानव का वैल्यू ऑफ ह्यूमनिज्म वो जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद मानव उसकी बुद्धि, तर्क और क्षमता पर जो है जोर दिया जाता है। आगे है कि मुद्रण कला का विकास, यानी कि मैंने बताया कि प्रिंटिंग कला का जो विकास होता है, तो अभी मैंने बताया उसी को दिया हुआ है। जॉन गुटेनबर्ग द्वारा 1450 में प्रिंटिंग प्रेस का विस्तार होता है और ज्ञान का तीव्र विस्तार होता है इससे, यानी कि ज्ञान का विस्तार में तेजी जो है अब देखने को मिलता है, जैसे कि आपका यूट्यूब हुआ, ठीक है। अब यूट्यूब से क्या है, ज्ञान का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से प्रिंटिंग उस समय काफी क्रांतिकारी जो है उस रूप जो है वो पकड़ा। रेनेसां के विचार में पूरे यूरोप में जो है वो फैल गया, आपको प्रिंटिंग की वजह से, किताबें वितरण की वजह से। आगे है कि विज्ञान और तकनीकी की उन्नति होती है, वैज्ञानिक खोजें, और कोपरनिकस और गैलीलियो और केपलर, इन तीनों का नाम याद रखिएगा, ठीक है, इनका बहुत महत्वपूर्ण नाम है उस समय। और तर्क और वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा मिलता है, और भौगोलिक खोजों ने क्या है, भौगोलिक खोजों ने दुनिया के प्रति दृष्टिकोण जो है वह आपको जो है बदल देते हैं। चर्च का पतन आपको देखते हैं, पॉप की निगरानी में प्रतिष्ठा और अवस्था जो है भ्रष्ट आचरण, यानी कि धार्मिक चर्च भी जो क्या है आपको भ्रष्ट होते जा रहे थे धीरे धीरे। पॉप का जो सर्वोच्च पे रहते थे वो भी अब जो है पहले की तरह जो है वह नहीं थे, उनमें भी भ्रष्टाचार जो है वह समाहित जो है वह हो गया था, ठीक है। इसके बाद है लोगों ने धर्म के बजाय जो है मानव जीवन और यथार्थवाद और तर्क को जो झुकाव जो है अब देखने को उनका मिलता है। आइए इसके बाद देखते हैं निष्कर्ष क्या है। इन सभी विकासों ने मिलकर जो है यूरोप में पुनर्जागरण की नींव रखी, विश्व में उद्भव और निर्णायक रूप जो है प्रभावित जो है करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 पेज है, 7 पेज समर बनाया जाती है, उसको देख लीजिए, पूरा का पूरा आपका जो है वो खत्म हो जाएगा, आपको का वीडियो जो है वो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए इसके बाद जो है प्रबोधन क्या है, इलाइटमेंट क्या है, इसको जानना जरूरी होता है। जब भी आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं उसका भी एक हिस्सा है ये रेनेसां का ही हिस्सा आपको इलाइटमेंट है। ज्यादा इसमें क्या है धर्म पे फोकस करके जो है वो बातें इसमें हम करेंगे, ठीक है। धर्म को यानी कि धर्म की जो रूढ़िवादी चीजें थी उसको जो है हम प्रगतिशील के प्रभाव में जब लेते हैं तो उसी को जो है हम कहते हैं प्रबोधन, ठीक है। तो इसमें है कि परिचय दिया है कि 17वीं से 18वीं सदी में प्रबोधन काल जो है मानव बुद्धि, तर्क और वैज्ञानिक पद्धति और व्यक्ति का स्वतंत्रता का युग जो है माना जाता है। इसमें धर्म और ईश्वर के प्रति यूरोपीय दृष्टिकोण में गहराई से प्रभावित जो है वह करता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसमें क्या तर्कवाद, यानी कि तर्क का, और लोग जो है वह तर्क करने लगे चर्च से, राजा से, इसको दिखाया गया है। तो डेस्कार्ट और स्पेनिजो जैसे दार्शनिकों ने कहा कि सत्य का आधार तर्क है, न कि परंपरागत धार्मिक मान्यताएं यानी कि रूढ़िवादी मान्यता। चमत्कार और अंधविश्वास पर जो है उनका जो है प्रश्न जो है वो उठाते हैं। आगे है कि जल्दी जल्दी मैं करा देता हूँ, इसको पीडीएफ में आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा हमारा पॉइंट हो जाएगा कि वैज्ञानिक सोच और चर्च का विरोधाभास होगा, ठीक है। कोपरनिकस और गैलीलियो की खोजों ने क्या किया, खगोल संबंधी धारणाओं की चुनौती की, ठीक है। यानी कि जो होता है कि नक्षत्र हुआ, इतने ग्रह है, वो ग्रह है, तो उन्होंने जब रियल फैक्ट आया तो उसमें कम ग्रह थे, इसमें ज्यादा ग्रह, इस प्रकार की चीजें जो है जब आई कि ब्रह्मांड कैसे है, आपको ये
इसमें सूर्य जो है चक्कर लगाता है पृथ्वी के चारों ओर, तो इस प्रकार से धर्म इसमें था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जो है पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के चारों तरफ। इन सब चीजों का धर्म में जो है धर्म को जो है चुनौतियां जो है वो मिलने लगी ये साइंस के आधार पर। ठीक है, तो चलिए आगे है कि यही है डेंजर का उदय जो है वोल्टर की आदि ने ईश्वर को सृष्टि का निर्माता माना, और परंतु धर्म ग्रंथों में वर्णित चमत्कारों को जो है ये अस्वीकार जो किया। यानी कि जॉन लॉक जो है, आपको पता होगा, ये जॉन लॉक ये विचारक ये लोग थे। इन्होंने ईश्वर को जो है क्या है, सृष्टि का निर्माता तो माना, लेकिन जो धर्म में चमत्कारिक चीज है यानी कि अंधविश्वास था, उसको जो है मान्यता इन्होंने नहीं दिया। आगे आगे हम देखते हैं कि धार्मिक सहिष्णुता क्या है। तो इनलाइटमेंट विचारकों का मानना था कि धर्म व्यक्तिगत आस्था है, और धर्म जो है व्यक्तिगत आस्था है, आपका घर तक सीमित होना चाहिए। इसको क्या है, राज्य का विषय जो है वह नहीं होना चाहिए। ठीक है, परिणाम क्या होता है कि धार्मिक स्वतंत्रता और बहुलवाद का स्वीकृति जो है वो मिलती है। चर्च की शक्ति का क्षय आपको देखने को, यानी कि चर्च का राजनीतिक प्रभुत्व घटा। पहले क्या होता था, पोप जो होते थे यानी कि चर्च का जो पादरी होता था, आपको काफी जो है राज सत्ता में उसका हिस्सेदारी जो देखने को मिलता था, दखल अंदाजी देखने को मिलता था, और अपने तरह से जो है राज्य को धनकोष जो है बढ़ाने का काम जो है वह करते थे। धार्मिक अनुष्ठानों में राजा को हमेशा फंसाए हुए रहते थे। ठीक है, आइए इसके बाद धर्म का दमन हुआ, उत्पीड़न की आलोचना जो है वह तेज हुई। ठीक है, आगे है कि धर्म की मानवीकरण यानी कि ह्यूमनिज्म धर्म में आपको विकसित हुआ। मानव का जो वैल्यू जो है वो बढ़ा धर्म में, और नैतिकता को धार्मिक सत्ता में अलग करके मानव विवेक पर आधारित बनाया गया, और नैतिकता का आधार ईश्वर नहीं बल्कि मानव कल्याण जो है बताया गया। आपको पता होगा कि मार्टिन लूथर किंग भी इसमें शामिल है। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जो है, हाँ ये धर्म में भी आपको, ईसाई में भी दो तरह के धर्म जो है पुनर्जागरण में आपको देखने को मिला इनलाइटमेंट में। ये है ना, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ठीक है, कैथोलिक क्या है, रूढ़िवादी जो विचारधारा था उसको लेकर चल रही थी, और प्रोटेस्टेंट जो थे वो काफी जो है प्रगतिशील जो है ईसाई आपको उसमें दिखाई देने लगे, और उन्होंने विरोध करके नया जो है वो बनाया था आपको प्रोटेस्टेंट धर्म ईसाई में। ठीक है, जहाँ ह्यूमन वैल्यू जो है ज्यादा आपको देखने को मिलता है। इसका निष्कर्ष क्या आता है कि प्रबोधन आंदोलन ने धर्म को तर्क और विज्ञान, नैतिकता और मानववाद की कसौटी पर कसा। इससे जो यूरोप में आधुनिक उदार और वैज्ञानिक सोच जो है विकसित जो है वह होती है। आगे देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद और संप्रभुता को कैसे प्रभावित जो है करता है। यानी कि फ्रांस में जो क्रांति होती है, उदाहरण को 1789 में जो क्रांति होती है राजा के विरुद्ध, लोग द्वारा राजसत्ता को हटा दिया जाता है। पहली बार ऐसा होता है कि राजसत्ता जो है वह जो है हिल जाती है। उसके बारे में हम जानेंगे। इसको थोड़ा सही है। तो चलिए देखते हैं तीसरा जो है हमारा, यानी फ्रांसीसी क्रांति में, यानी 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति के आधुनिक राजनीतिक विचार जो है राष्ट्रवाद, नागरिक अधिकार और संप्रभुता, इन तीनों को याद रखिएगा। ये तीनों जो है बहुत ही इंपोर्टेंट है। यही जो वाक्य आपको लिखना है शुरू में, जिससे आपका नंबर जो है ज्यादा जो है वो मिल सके आपको। ठीक है, ये शुरू में लिखना जरूर है, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो ये वाला। इसमें क्या है, राष्ट्रीय चेतना का उभार होता है, यानी कि राष्ट्रवाद का उभार आपको देखने को मिलता है देश के प्रति आपको लोगों में। तो राष्ट्रीय चेतना का उभार यानी कि क्रांति में क्या है, राष्ट्र को राजा से अलग परिभाषित किया। इस क्रांति में क्या है कि राष्ट्र को जो है राजा से आपको अलग परिभाषित करता है, यानी कि राजा का महत्व जो घटता है, और राष्ट्र का जो महत्व जो है वो काफी जो है बढ़ते हुए आपको दिखाई देता है इसमें। अब जो है राष्ट्र का मतलब आपको क्या होता है, जनता होता है, पीपुल एज दी नेशन, और लॉ नेशन की अवधारणा पूरी यूरोप पे जो वो फैले। ठीक है, तीसरा पेज है, 7 पेज आ गया, दो तीन पेज और है। ठीक है, इसके बाद आपको पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए, इसमें है कि जन प्रभुता यानी कि पॉपुलर संप्रभुता है। ठीक है, संप्रभुता है, तो संप्रभुता मतलब क्या है कि सत्ता जनता में नहीं है। यह विचार जो है क्रांति का सबसे बड़ा योगदान जो है वो आपको दिखाई देता है। ठीक है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व खुद नहीं, यानी कि राजा जो है, पहले ऐसा होता है कि राजा खुद को जो है ईश्वर का प्रतिनिधित्व
मानता था, यानी कि वो कहता था कि राजा ही ईश्वर जो है हमको चुना है आपको राज्य करने के लिए, ऐसा उसका सोच पहले होता था, ठीक है। और धीरे धीरे खुद को ईश्वर भी आपको बताने लगे थे राजा, तो इसी को सोच को लेकर दिया गया है। तो इस सही लिखा गया पॉइंट कि राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं बल्कि जनता का प्रतिनिधि जो है माना जाने लगा। आगे है कि आगे है कि विधि निर्माण में जनता की भूमिका, सॉरी बार बार खांसी हो जा रहा है, ठंडा का समय है, ठीक है। तो विधि निर्माण में जनता की भूमिका क्या है, यानी कि विधि यानी कि लॉ, तो लॉ में बनाने में जनता की भूमिका जो है क्या आती है, देखिए। तो नेशनल असेंबली की स्थापना की जाती है, असेंबली की स्थापना की जाती है, ठीक है। संसद संसद की और लोकतांत्रिक शासन का जन्म जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगता है। संविधान आधारित राज्य जो है व्यवस्था जो है विकसित जो है वह होती है। इसके बाद लोगों में समता, बंधुता और स्वतंत्रता का सिद्धांत आता है। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी ने यूरोप में युवा समूहों को क्रांतिकारी जो है वह चेतना जो है वह देते हैं। लोगों में इस प्रकार की भावना जो अब देखने को मिलता है। अब आगे है कि नेपोलियन का योगदान जो उसमें क्या है, नेपोलियन ने यूरोप में आधुनिक कानून और प्रशासनिक सुधार जो है वह लागू किए, और साथ ही उसने विस्तारवाद के कारण कई देशों में राष्ट्रीय प्रतिरोध विकसित हुआ, और जर्मनी, इटली और स्पेन जो उसका एग्जाम्पल जो है वह है। राष्ट्र जो है, राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया देखें तो फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक राज्य में आधुनिक राज्य मॉडल स्वाधीनता ये वैधानिकता और यह है नागरिक अध्यक्ष समान कानून को जो है विश्व में जो है वह फैलाया, ठीक है। इसको ले सकते हैं निष्कर्ष में क्या है, फ्रांसीसी क्रांति में यूरोप में सामंती शासन के निकालकर राष्ट्रवाद और जन संप्रभुता और आधुनिक युग में प्रवेश जो है कराता है। चलिए आगे है कि आधुनिक विश्व में नौकरशाही यानी कि का अर्थ जो है वह क्या है। आधुनिक युग में नौकरशाही जो होते हैं, यानी कि नौकरशाही किसको कहते हैं, देखिए प्रशासनिक रीढ़ है नौकरशाही, जिसको प्रशासनिक डीएमएसपी अभी जो देखते हैं नौकरशाही इसको कहा जाता है, ठीक है। क्लर्क हुआ, सरकारी, ये सब नौकरशाही में जो है वो आते हैं। वही दिया कि आधुनिक युग में नौकरशाही का अर्थ जो है वह क्या है, आइए देखते हैं। नौकरशाही जो है आधुनिक राज्यों में प्रशासनिक रीढ़ है, और समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने इसे एक वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण संगठित प्रशासनिक तंत्र के रूप में जो है प्रभावित जो है वह किया। तो नौकरशाही के मुख्य तत्व क्या है, नियम आधारित शासन, ठीक है, लॉ आधारित शासन जो होता है वो आपको लॉ आधारित पुलिस होता है, लॉ आधारित शासन करवाता है। इसमें विशेषज्ञ होते हैं, लॉ के विशेषज्ञ, तमाम तरह से पुलिस विभाग के विशेषज्ञ, इस प्रकार की चीजें हैं, ठीक है। लिखित लिखित अभिलेख लिखा जाता है, इसके लिखित रिकॉर्ड आपको किया जाता है हर चीजों को लेकर, पता है ना आपको। कानूनी अधिकार इसमें होता है, लीगल अथॉरिटी होता है। नौकरशाही का उद्भव पृष्ठभूमि देखें तो ये औद्योगिक क्रांति जब हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन, उस समय हुआ। जटिल राजतंत्र, समाज में जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण ने आपको लिया, ठीक है। कर संग्रह, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे कार्यों के लिए प्रशिक्षित अधिकारियों की आवश्यकता जो है वह पड़ती है। देखिए क्या लिखा गया, यह इंपोर्टेंट पॉइंट, यहाँ से जो है पूरा आंसर जो है लिख सकते हैं। कर संग्रह, अब लोगों में जब शहरीकरण होने लगता है, लोगों में आधुनिकीकरण होने लगता है, समाज बनने लगता है, जब शहर बन जाएगा तो भाई कर टैक्स जब लेने के लिए अब खुद तो लोग जाएंगे, कोई तो डर होगा ना टैक्स के लिए, तो टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, तो डीएम करेगा कलेक्ट। इसके बाद को है रक्षा कौन करेगा, भाई पुलिस करेगा। इसके बाद शहर का स्वास्थ्य कौन देखेगा, भाई डॉक्टर करेगा, जो डॉक्टर अधिकारी होता है वो लोग करेंगे। शिक्षा कौन करेगा, टीचर करेगा सरकारी। इसमें क्या है, इसमें जो कार्यों के लिए जो प्रशिक्षित अधिकारी की आवश्यकता जो है पड़ी, वही जो है नौकरशाही का जन्म जो है वो आप देख सकते हैं। आइए आगे हम देखते हैं कि आधुनिक युग में भूमिका क्या है। तो नीति निर्माण, पता है कि पॉलिसी बनाना उनका काम है। नीति काम में सरकार, उद्योग, सेनापति, और इसमें नौकरशाही का विस्तार देखने को मिलता है। और नौकरशाही के लाभ क्या है कि कुशलता, जवाबदेही, आपको इसमें जवाबदेही आपको मिलता है, पारदर्शिता आपको होती है। इन सब चीजों को आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि राजा की तरफ नहीं होता है कि वो मंत्री है तो अपने जवाब नहीं देगा, चाहे उस समय कोई को इतना नहीं कि मंत्री के विरोध में जाके बोल दे। राजतंत्र में प्रजातंत्र है, सब आप उसके खिलाफ आवाज भी उठा सकते हैं। आपके खिलाफ अगर कोई भी स्पीच है, डीएम जो है आपके खिलाफ जो है अगर
कोई भी मानवीय जो है यानी कि जो लॉ से निकल कर जो है अगर कार्य कुछ करता है, ठीक है, अपने अधिकार से निकल कर अनैतिक कार्य करता है, तो उसका आवाज जो है आप उठा सकते हैं। आइए आगे है कि अस्थिर प्रशासन हो जाता है इससे। आलोचना क्या है कि नियम को अत्यधिक पालन, यानी कि आलोचना इसका क्या है, नियम को जो है उससे अधिक पालन जो है वो देखने को आपको मिलता है। मानव संवेदनशील की उपेक्षा जो है कम इसमें देखते हैं, ठीक है। और भ्रष्टाचार की संभावना जो है वह ज्यादा आपको दिखाई देती है, जैसे कि बताया कि भ्रष्टाचार में जो है काफी जो है देश जो है वह हो चुका है, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसमें नोट्स वाला है, ठीक है, छोटा छोटा नोट्स है कि आधुनिक विश्व में लोकतंत्र की उत्पत्ति कैसे होती है। तो आधुनिक विश्व में उत्पत्ति 17वीं से 18वीं शताब्दी में राजनीतिक और दार्शनिक परिवर्तनों से जुड़ी है, प्रबोधन युग में, ठीक है। अब जो पीछे लिखा वही चीज आपको लिखना है। दार्शनिक देखिए लॉक है ना, जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू ने जनता को शासन के मानते हुए सामाजिक अनुबंध और संप्रभुता और शक्ति विभाजन का सिद्धांत जो है प्रदर्शित जो है वह करते हैं, ठीक है। तो ये शक्ति विभाजन का, सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत कौन देते हैं, ये मॉन्टेस्क्यू जो है वह देते हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है इन सब चीजों को। तो लोकतंत्र का उत्पत्ति कैसे होता है, इन सब चीजों को बताया कि राज्य कैसा होगा, रूसो ने बताया है, जॉन लॉक ने बताया है, ठीक है। तो अमेरिकी क्रांति होती है, अमेरिकी क्रांति में, अमेरिकी क्रांति 1776 में होता है। फ्रांसीसी क्रांति होता है 1789 में। और लोकतांत्रिक मूल्यों का स्थापना जो है वह किया जाता है। और इस घटना में निरंकुश शासन और समांतवाद और सर्च की संप्रभुता को क्या है, चुनौती देते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है पहला आपको रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिलता है, देखने को आपको मिलता है, पता होगा। 19वीं शताब्दी में आर्थिक क्रांति होती है, मध्य वर्ग का उदय होता है, यानी कि लाइटवेट क्लास का, सॉरी, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका उदय होता है। और व्यापक समर्थन जो मिलता है, धीरे धीरे जो है सर्वसाधारण मताधिकार और राजनीतिक पार्टियां और संसदीय प्रणाली का विकास जो है वह देखने को आपको मिलता है। आगे कि सोवियत आधुनिकरण क्या है, तो 1920 के सोवियत औद्योगिकरण, ठीक है, सॉरी, औद्योगिकरण जो है वह क्या है, सोवियत 1920 के दशक के अंत में सोवियत संघ ने आपको स्टालिन के नेतृत्व में 5 वर्षीय योजना, जो अभी भी हम भारत ने यहीं से अपनाया था, 5 इयर्स प्लान, ठीक है, शुरू किया। 5 वर्षीय योजना जो है शुरू किया। पूछ रहा है कि सोवियत जो रूस है उस समय जो था उसका औद्योगिकरण कैसे होगा, वही पूछ रहा है। तो इसका उद्देश्य का तेजी से औद्योगिकरण, कृषि का समूहीकरण और भारी उद्योगों का विकास जो देखने को मिलता है। विशेषार एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से था। 5 इयर्स प्लान जो है वह अपनाने के बाद जो है क्या होता है, एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से आधुनिक औद्योगिकरण शक्ति में बदल दिया, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत क्या है, तो कल्याणकारी राज्य क्या होता है, जिसमें सरकार जो है कल्याणकारी राज्य का में होता है डीपीएसपी, जो भारत में पढ़ते हैं उसी को कहते हैं, ठीक है। कल्याणकारी राज्य के नीति निर्देशक को, उसमें क्या होता है आपको कि राज्य की जिम्मेवारी होती है कि कोई भी जो है भूखा ना मरे, कोई भी जो है सबको पर्याप्त खाना मिले, सबको रहने का जगह मिले, सबको जो है पीने का पानी मिले, तमाम तरह की जो चीजें है रोजगार मिले, मनरेगा के थ्रू जो मिलता है, नरेगा के थ्रू, इन सब को सुनिश्चित जो है वह करता है, कोई भी बेरोजगार नहीं रहे। इन सब चीजों को क्या है ये कल्याणकारी राज्य में जो है वो देखा जाता है। तो भारत क्या है, कल्याणकारी राज्य है, ठीक है। आइए, यह राज्य की जिम्मेवारी है। तो इसमें क्या है, देखिए, इसमें सरकार नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार और जीवन स्तर की जिम्मेवारी जो है वह लेती है। 19वीं और 20वीं सदी में औद्योगिक पूंजीवाद में प्रभाव ने क्या करके आता है, औद्योगिक क्रांति की वजह से क्या हुआ था, उसके प्रभाव से लोग गरीबी ज्यादा हो गए थे, बेरोजगारी ज्यादा हो गया, देखते हुए ये अवधारणा विकसित जो है वो होती है, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है पश्चिम यूरोप में कल्याणकारी राज्य की व्यापक रूप से जो है अपनाया गया। और इसका उद्देश्य जो है आर्थिक समानता, सामाजिक सुरक्षा, मानव कल्याण के सुनिश्चित करना जो है होता है। फ्रांसीसी क्रांति का सांस्कृतिक विरासत जो है क्या है, आइए देखते हैं। वही चीजें पहले हमने पढ़ा है, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति पर क्या गहरा प्रभाव छोड़ा, सेम चीज है, इसको भी देख लीजिए। अब दो रह गया है पेज, ठीक है। तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जो है अंतर, उपनिवेशीवाद की मुक्ति, ठीक है। आपको पता होगा कि उपनिवेश जो कॉलोनिज्म था, यानी कि एक देश से दूसरे देश को गुलाम बनाकर आपको वहां से जो जितना दोहन कर सके पैसा जो है वो करते थे, ठीक है। तो उसमें जो है इंग्लैंड जो है आगे था, आपको पता होगा
और इंग्लैंड के बाद भी एक और देश था जो ये सब कर रहा था, वो भारत नहीं आपको इंटर कर, यानी कि भारत में वो अपना जो है वर्चस्व नहीं कायम कर पाया, यानी कि वो कौन थे आपको, फ्रांसीसी नेपोलियन था, ठीक है। एक ब्रिटिश कर रहा था, एक नेपोलियन था जो सबको जो है यानी कि विश्व को जो है वो जीतने का प्रयास जो है वो कर रहा था, ठीक है। तो चलिए यही पूछ रहे हैं आपको, अब प्रश्न आपको समझ में आएगा कि यानी कि उपनिवेशवाद से मुक्ति, ठीक है, डिकोलोनाइजेशन जिसको कहते हैं, यानी कि जैसे भारत जो है ब्रिटेन का कॉलोनी था, ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच अंतर जो है वह क्या, यानी कि दोनों में आपको आया, लेकिन दोनों में काफी अंतर जो है देखने को मिलता है, ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस वाला। देखिए क्या है, तो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है उपनिवेशवाद के स्वतंत्र किया, लेकिन दोनों में रणनीति और समय रेखा काफी जो है वो अलग जो है। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, एक मिनट। चलिए आगे हम देखते हैं कि ब्रिटेन का दृष्टिकोण जो होगा क्या है, ठीक है। व्यवहारिक लचीला और शांतिपूर्ण तरीके से उपनिवेशवाद की स्वतंत्रता जो है वह दी गई, ठीक है। भारत विभाजन और जो है देखिए, यानी कि जो डिकोलोनाइजेशन हो रहा था, यानी कि अब जो है राज्य जो है अब जो भी गुलाम किए थे उसको छोड़ रहे थे, ठीक है। तो अब कैसे प्रक्रिया में अंतर था इसकी बात जो है वह किया जा रहा है, ठीक है। आइए समझते हैं इसको। तो ब्रिटेन का दृष्टिकोण था, हम जो छोड़ रहे हैं, यानी कि लचीला हम बना के छोड़ रहे, शांतिपूर्ण तरीके से उपनिवेशों को जो है स्वतंत्रता जो है हमने दिया है, ठीक है। इसके बाद जो है भारत विभाजन और स्वतंत्रता का इसका प्रमुख उदाहरण वह देते हैं। इसके बाद क्या है, ब्रिटेन आर्थिक साझेदारी बनाए रखना चाहता था और कॉमनवेल्थ की प्रणाली विकसित जो है वह करते हैं, कॉमनवेल्थ की प्रणाली जो है विकसित जो है वह होता है, ठीक है। आगे है कि फ्रांस के दृष्टिकोण कहता है कि फ्रांस ने अपने विदेशों को राष्ट्र का प्रतिष्ठा से जो है जोड़ा। आपको पता होगा कि इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण जो है वह किससे होता है, नेपोलियन की वजह से जो है वह होता है। तो इसीलिए उसने यानी कि वहां पर राष्ट्र का निर्माण जो है वह करता है, तो उसको यह आपको ये फ्रांस के बारे में जो है बोला जाता है। तो इसीलिए उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अधिक दमन जो है वह करते हैं, ठीक है। वियतनाम में अत्यधिक हिंसक युद्ध जो है देखने को आपको मिलता है। आगे है कि औपनिवेशिक के प्रशासन में अंतर क्या है, तो ब्रिटेन जो है प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूल करता था और फ्रांस जो है प्रत्यक्ष शासन जो है वो करता था, ठीक है। राष्ट्रवादी आंदोलन के संबंध में देखें तो ब्रिटेन बातचीत में प्राथमिकता देता था और फ्रांस जो है सैन्य दमन का प्राथमिकता जो है वो देता था। निष्कर्ष में देखें कि फ्रांस की कठोर नीति से तुलना में ब्रिटेन दृष्टिकोण अधिक व्यवहारिक और शांतिपूर्ण जगह था। देखिए आगे है नॉन इलाइटमेंट मूवमेंट, ठीक है। नॉन एलाइटमेंट मूवमेंट है यह, आपको पता होगा, यानी कि जब दो धुरी में जो है राष्ट्र जो बट गया था विश्व ये सेकंड वर्ल्ड वार में, कोई यूएसएसआर की तरफ था और कोई आपको यूएसए की तरफ था। इस प्रकार से वर्ल्ड वार जो में जो है वो बंटवारा जो है देखने को मिलता है। सॉरी वर्ल्ड वार नहीं, ये कोल्ड वार में, ठीक है। कोल्ड वार में कोल्ड वार होता है, उसमें क्या होता है, कुछ पक्ष जो है अमेरिका की तरफ था, मैं मेरा वर्ल्ड वार मैंने पढ़ दिया था, सेकेंड वाला नहीं। अब समझिए कि उसको थर्ड वर्ल्ड वार उसको समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो यह जो है कोल्ड वार के समय में एक खेमा जो था वो यूएसएसआर की तरफ था, ठीक है। और इसके बाद जो है यह प्रश्न जो है वह आएगा दम कन्फर्म, ठीक है। यूएसएसआर की तरफ है और एक खेमा जो है यूएसए की तरफ था। भारत का जो झुकाव था, यानी कि किसी में भी नहीं था, भारत अकेले इंडिया यहाँ पे था, सॉरी मैंने अकेले इंडिया नहीं था, यानी कि इंडिया के साथ और भी लोग जो मिलकर जो है एक अलग गुट निर्माण किए थे, यानी कि ना हम इधर रहेंगे ना हम इधर रहेंगे, हम जो है अस्थिर रहेगा, कहीं पर भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसा वार की स्थिति होती है तो हम इसमें जो है हिस्सेदारी न बने। और भारत जो है नहीं चाहता था कि हम जो है अभी आजाद हुए हैं और फिर से जो है वॉर की स्थिति में हम जाए और काफी जो है हम पीछे फिर से जो है वो चले जाए। भारत जो है अभी काफी विकसित करना था भारत को। तो लेकिन लास्ट में धीरे धीरे जो है वह क्या है, इंडिया का झुकाव जो है वो यूएसएसआर की तरफ जो है वो देखने को आपको मिलता है। और अभी भी जो है वह देखते हैं कि हम रशिया की तरफ काफी झुकाव जो है हमारा जो है यूएसए से ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व क्या है, तो शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार। शीत युद्ध के समय जब विश्व में दो ध्रुव जो अमेरिका और सोवियत संघ में बटा,
तो भारत देखिए इसमें कौन कौन शामिल है, देश पता होना चाहिए। भारत, विश्व और यूगोस यूगोस्लाविया जैसे जो है देश जो है वह एक अलग धुरी बना लेते हैं और उनको जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नींव जो है वह रखते हैं, ठीक है। और इसमें क्या इनका मतलब था, ये बनाने का इनका था कि शांतिपूर्ण ये को बढ़ावा देना, नए स्वतंत्र देशों का आवाज बनाना, ठीक है, जो स्वतंत्र देश बनते हैं, आर्थिक सहयोग और दक्षिण संवाद को विकसित करना, शीत युद्ध को तनाव को कम करने की भूमिका जो है वो अदा करते हैं, दोनों के बीच में खड़ा को मध्यस्थता की बात करते हैं, विकास और उपनिवेशवाद का विरोध, नस्ल भेद का विरोध जो है वो करते हैं। चलिए लास्ट पेज अब रह गया है, एक और पेज है, बस खत्म हो जाएगा। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं एक बार। निष्कर्ष में यही है कि नॉन एनएक्टमेंट मूवमेंट को कमजोर राष्ट्रों को स्वतंत्रता विदेशी नीति अपनाने की शक्ति थी, यानी कि जो सब इसमें क्या होता था कि कोई नया देश अगर विकसित होता था तो उसमें क्या होता था कि रसिया उस पर दबाव देने लगता था, यूएसएसआर यानी, और फिर यूएसए दबाव देने लगता था कि मेरे मेरे तरफ आके मिल जाओ, मेरे तरफ जो है वह कार्य करो, मेरे हम जैसे बोलते हैं उस प्रकार से करो। तो वही जो है वह धार्मिक स्वतंत्र विदेशी नीति जो है वह अपने अनुसार जो है वह थोपने की कोशिश जो है दोनों देश जो है वो कर रहे थे। तो उसमें कहा नॉन इनलाइटमेंट मूवमेंट जो है वह क्या करता है आपको, तो आपको वह दिखा ना विदेशी नीति का स्वतंत्रता जो है देने का कार्य जो है वह करता है। आइए इसके बाद है ये बोल्शेविकों की सत्ता हस्तगत करने की राजनीतिक परिस्थितियां, ठीक है, जब इसको समझते हैं। इसमें यही है कि आपको ये जारवादी शासन को कमजोर करना, आपको जो भी था शासन को कमजोर करना, निरंकुश शासन हो गया था जो काफी जो है सुनता नहीं था, आपको प्रजा का मनमानापन करता था, निरंकुश इसी को कहते हैं, ठीक है। भ्रष्टाचार में हो गया था, दमन को उसको प्रयास करता था। इसको पूरा लिखना है, मैं पॉइंट वाइज लिखा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव क्या था, सेना को हार गई थी और जनता में जो असंतोष फैल गया था, खाद्यान्न संकट, महंगाई जो है काफी बढ़ गई थी। प्रश्न आपको समझ में आया ना, क्या ये प्रश्न क्या है, बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी ना उसी को लेकर जो रसिया में हुआ था यूएसएसआर में, ठीक है, उसको लेकर यहाँ पे बात हो रही है। तो वहां पर क्या था, 1917 की क्रांति आई, जार शासन का पतन होता है वहां पर रसिया में, आपको अस्थायी सरकार की स्थापना जो है वह किया जाता है। अस्थायी सरकार की विफलता भी थी, युद्ध जारी रखा, युद्ध जो है खत्म करवाने के लिए लोग तो क्रांति इसलिए किए थे क्योंकि राजा वहां पे युद्ध करता, युद्ध की हर बार युद्ध में शामिल हो जाता था, और युद्ध में शामिल होने से प्रजा जो है काफी दोहन होता था प्रजा का, ठीक है, काफी गरीबी में हो जाता, तो वो तो ऐसे जीते थे। तो इसको लेकर जो है जो लड़ाइया जो है वहां पे लड़े और 1917 की क्रांति हुई। लेकिन इसके बाद भी जो है शासन जो दोबारा आया तो उसमें क्या हुआ, युद्ध को जो है वह जारी रखे, यानी कि वो फेल हो गया, और भूमि सुधार जो है वह नहीं किया गया, भूमि का वितरण जो है सही ढंग से भी नहीं किया गया। तो बोल्शेविक नेतृत्व जो है किसने किया था आपको, तो लेनिन की शांति, रोटी और भूमि की नीति अपनाई लेनिन ने, और वहां पे जो है लेनिन, ठीक है, और टोल्स्टॉय द्वारा जो रेड गार्ड का संगठन जो उन्होंने बनाया उसमें, ठीक है। आगे है कि अक्टूबर क्रांति की बिना बड़े रक्तपात और सत्ता का कब्जा जो उन्होंने किया, सोवियत शासन की स्थापना जो है वह करते हैं अक्टूबर क्रांति में। चलिए आगे है कि संचार माध्यम से ये विकास में ज्ञान व्यवस्था को कैसे बदला, यानी कि देखिए ये नवा प्रश्न जो कह रहे हैं इसको आपको पूरा जो है विस्तार से के पॉइंट को लेकर लिखिएगा, समझ लीजिए क्या कह रहे हैं। यानी कि यह पूछ रहे हैं कि ये जैसे कि आप इंटरनेट है, संचार व्यवस्था, ठीक है, टेलीविजन है, किस प्रकार से जो है वह ज्ञान व्यवस्था यानी कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है किस प्रकार से चेंजिंग देखने को मिलता है। जैसे कि आपको यूट्यूब है तो वहां पर आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं, काफी वह भी एक हिस्सा है। आइए देखते हैं मुद्रण क्रांति यानी कि प्रिंटिंग प्रेस ज्ञान का ये प्रसार होता है, रेडियो टेलीग्राफ, कौन कौन इसका विस्तार किए थे वह भी आप लिख सकते हैं, इसमें जोड़कर काफी विस्तार से आप हर चीजों को डिफाइन करते हैं। लिखिएगा तो आपका आंसर जो है 4 पेज में आपको आराम से हो जाएगा। एक प्रश्न पे आप जो है 4 पेज लिखिए मिनिमम, ठीक है, तो आपका जो है वह काफी है आंसर, ठीक है। चलिए तुरंत सुचार प्रसार होता है आपको टेलीविजन के माध्यम से, ये होता है टेलीविजन, इंटरनेट, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शिक्षा, किया हुआ ज्यादा नहीं। देखिए इसमें नोट करने के लिए आगे आधुनिक चिकित्सा का विकास जो है किस प्रकार से होता है, आधुनिक चिकित्सा का विकास, ठीक है।
तो आधुनिक चिकित्सा जो है 1820वीं सदी के ये वैज्ञानिक संधान पर आधारित था। टीकाकरण, एंटीबायोटिक आपको ये शल्य शिक्षा किसको कहते हैं? अरे शायद इसको कहते हैं ना, सर्जरी को शायद कहते हैं, ठीक है। माइक्रो बायोलॉजी, एक्सरे, एमआरआई, आधुनिक अस्पताल जो है बने। तो यही दिया गया है कि इससे क्या होगा, महामारी पे नियंत्रण होता है, डेथ रेट जो होता है, मृत्यु दर जो है वो कम आपको दिखाई देने लगता है, स्वास्थ्य जब सुधरता है। चलिए, आधुनिक युद्ध का स्वरूप किस प्रकार से है? आधुनिक युद्ध में मशीनों और प्रौद्योगिकीकरण का आधारित है। टैंक, विमान और मिसाइल और इन सब चीजों को दिया गया है। द्वितीय युद्ध, इस युद्ध को आपको बताना है, इसको स्वरूप जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। आगे है कि उपभोक्तावाद क्या है। तो उपभोक्तावाद जो है पूछता क्या है, तो उपभोक्तावाद जो है वह ये शॉर्ट प्रश्न है, ठीक है। शॉर्ट प्रश्न जो जो आते हैं बार बार, उसको मैं करा देता हूँ कि 2 या 3 जो है उसमें से कंफर्म जो हुआ आ जाएगा। चलिए, तो उपभोक्तावाद क्या है? तो उपभोक्तावाद वह सांस्कृतिक प्रवृत्ति है जिसमें लोगों को पहचान और उसके उपभोग और ब्रांड और भौतिक वस्तुओं पर आधारित होती है। यह विज्ञान, विज्ञापन और बाजार पूंजीवाद और मीडिया द्वारा जो है संचालित सामूहिक मूल्य जो है वो होता है। देखिए, उपभोक्तावाद यह है यानी कि एक ऐसा सिस्टम बना देना जिसमें जो है, आप जैसे ये पेन हुआ, ठीक है, इस पेन को आप जब खुद भी आप बेचने जाइएगा तो आप नहीं बेच पाइएगा। रीजन क्या है कि इस पे जो है आप, ये लोकल पेन होगा, आप जब खुद बना के बेचिएगा, और बड़े जो पूंजीपति हो गए वो क्या करेंगे, आपको बड़े बड़े स्टार से वही सेम चीज जो है वो प्रचार, ब्रांड वैल्यू बढ़ा देंगे। तो जिससे क्या होगा कि उनका मूल्य जो है वह बढ़ जाएगा। लोग जब भी जाएंगे, हर चीज देखेंगे, तो आपको क्या करेंगे, उनका सामान लेके आपका जो है लोकल समझ के क्या करेंगे, वो नहीं लेंगे। वही है कि उपभोक्तावाद जो है किस प्रकार से पूंजीवाद को बढ़ावा दिया, किस प्रकार से लोगों में जो है इस व्यवस्था कायम हो गई कि लोग जो है ब्रांड वैल्यू को जो ज्यादा महत्व देने लगे। इसको जो है वह देखना होगा। चलिए, आगे है कि वैश्वीकरण की राजनीतिक प्रभाव जो क्या देखने को मिला। तो वैश्वीकरण क्या है, आपको राष्ट्रवादी संप्रभुता को चुनौती दी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका बढ़ाई। वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। वैश्वीकरण क्या है, यह भी पूछेगा। तो वैश्वीकरण क्या है भाई, ग्लोबलाइजेशन क्या है? तो ग्लोबलाइजेशन हुआ है जिसमें जो है जो है एक, जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, हमारा संपर्क आपको यूएसए में भी है, हमारा संपर्क आपको जर्मनी में भी है, हमारा संपर्क आपको पाकिस्तान तक में भी है, हमारा संपर्क आपको रसिया में भी है, हमारा संपर्क आपको चाइना में भी है। तो ये सब देश जो है कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री है, आपको चाहे जो फॉरेन अफेयर है, ठीक है, फॉरेन डिपार्टमेंट है भारत की, आपको राजदूत है, वो जाकर इन सभी देशों में रहते हैं ना। भले हमारा दुश्मन हो, चाहे वो मित्र देश हो, तो सब में रहते हैं ना। तो वही ग्लोबलाइजेशन होता है। ग्लोबलाइजेशन संचार, इंटरनेट के माध्यम से जो है हम एक दूसरे से जुड़ गए। तो वही जुड़ाव जो है देखा जाए एक तरह से पूरा विश्व का, वही जो है ग्लोबलाइजेशन उसी को कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि राष्ट्रीय संप्रभुता को चुनौती दी, ठीक है। उसके बाद इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका आपको बढ़ जाती है, यानी कि हु जैसे होता है, हु हो गया, आपको WHO हो गया, यूनेस्को हो गया। ये क्या करता है, आपको देखिए यूनेस्को कहाँ कहाँ है, लेकिन पूरा विश्व का जो है वो देख रेख जो करता है, ठीक है, रिपोर्ट निकालता है पूरे विश्व स्तर पे। यही दिया क्या है, बोलते बोलते बहुत लगातार ये असर कर रहा है, ठीक है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार यहाँ पे होता है। सीमा पार राजनीति, ठीक है ना, सीमा पार राजनीति, मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स की वर्ल्ड पे बात करते हैं। आपको पर्यावरण मुद्दों को जो है वर्ल्ड स्तरीय, विश्व स्तरीय जो है हम उठाते हैं, खेल को, मामला को, हर मामला को जो है हम उठाते हैं। तो उसी को जो है वह दिया गया, आतंकवाद के खिलाफ जो है हम मिलकर एकजुट होकर पूरा विश्व जो है वह लड़ता है। तो इसके बारे में दिया गया है। चलिए, उम्मीद है कि आपको यह पूरा जो है वीडियो समझ में आ गया होगा, वीडियो के माध्यम से क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। तो मेरा नाम है नीतीश सिन्हा और मंडल जो है यूट्यूब चैनल मेरा, उस पर आप वीडियो देख रहे हैं। तो आगे जो भी क्लास होने वाली है उसको अपडेट देना होगा। तो आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कि बहुत ही मेहनत करते हैं हर चीज़ को पढ़ाने और बताने में। तो मेरा नाम अंकित सिद्धार्थ है, जैसा कि आपको पता होगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।